हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई आप जारी रख रहे होंगे। तो आज है हमारी जीएस क्विज की क्विज नंबर 6, जिसमें हम जीएस के बहुत महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। एक बार आप सभी जल्दी से लाइव आ जाइए और साथ ही साथ सेशन को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त मित्र भाई बंधु जो भी है वो इस क्लास को बेहतर तरीके से ज्वाइन कर सकें और आगामी एग्ज़ाम में इन प्रश्नों का फ़ायदा उठा सकें। चलिए, तो यहाँ पर शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। इस वजह से पेन और पेपर अपने साथ रखिए, ताकि जितने भी वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं वो सब आप नोट डाउन कर सकें और आगामी एग्ज़ाम में उन सभी जो है प्रश्नों का फ़ायदा आप उठा सकें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हो जाता है आपका, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की? गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर? यहाँ पर आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और जो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में जहांगीर के पुत्र खुसरो को अपना आशीर्वाद और धन से उनकी सहायता की थी। जहांगीर ने इसे अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध समझा और गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी। गुरु अर्जुन देव के बारे में देखें तो यहाँ पर इनको सच्चा बादशाह कह करके जो है बुलाया जाता था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे और इनके द्वारा ही खालसा संप्रदाय की स्थापना भी की गई थी। देन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक? जो उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक का नाम बताना है आपको। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग जो है टेक्स्ट करें। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का शासन था, मतलब शासक था। दिल्ली सल्तनत के तख्त पर ये विराजमान था और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ये कहा जाता है। और इसके द्वारा जो राजधानी दिल्ली सल्तनत की पहले लाहौर थी उसको हस्तांतरित करके जो है दिल्ली लाया गया है। तो ये याद रखिएगा, ऐसा पहला सुल्तान था इल्तुतमिश जिसके द्वारा जो खलीफा थे, बगदाद के खलीफा से इसने जो है वो उपाधि प्राप्त की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की ही पुत्री थी, जो भारत में पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक हुई है। तो इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज कुछ समय तक शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर, और उसको अपदस्थ करके रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासक बनती है। तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हो जाता है आपका, पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति किसने बनाया था? पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो यहाँ पर 4 आपके नाम दिए गए हैं, बहुत ही फेमस शासकों के नाम हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी समुद्रगुप्त। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी समुद्रगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पर पर्णदत्त को सौराष्ट्र का क्षेत्र, जो कि आपका गुजरात वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो है प्रांतपति नियुक्त किया गया था। तो समुद्रगुप्त द्वारा यह
काम किया गया। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कर्णदत्त का पुत्र था चक्रपालित, उसने सुदर्शन झील के क्षतिग्रस्त बांध का पुनर्निर्माण कराया है, जिसका उल्लेख जूनागढ़ के अभिलेख में भी किया गया है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी स्कंदगुप्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपका, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुलोभद्र, मखली गोशाल या फिर उपाली। तो आपको बताना है कि जो आजीवक संप्रदाय था, ठीक है, तो ये जैन धर्म में मतभेद होने के कारण आजीवक संप्रदाय स्थापित हुआ था, तो उसके संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है मखली गोशाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोशाल। तो महावीर के समान ही गोशाल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे तथा जीव और पदार्थ को अलग अलग तत्व मानते थे। तो यहाँ पर आजीवक संप्रदाय नियतिवाद या भाग्यवाद पर भी विश्वास रखता था। तो इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम हो जाता है मखली गोशाल। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हो जाता है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर। आलमगीर लिखा है, आलमगीरपुर होगा ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही फेमस सभ्यता रही है। 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक इसका कार्यकाल माना जाता है, समय माना जाता है। और इसके उत्खनन का श्रेय दयाराम साहनी जी को है, जिन्होंने वर्ष 1921 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन भी कराया था। तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सा स्थल जो है अब वो पाकिस्तान में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी यानी हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है वो अब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस है उसके मांट गोमरी जिले में है। रावी नदी के तट पर जो है हड़प्पा का स्थल स्थित है। जबकि यहाँ पर ऑप्शन में कालीबंगा दिया है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान के क्षेत्र में है, लोथल आपका गुजरात में है और आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के तट पर मेरठ वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में स्थित है। सवाल भी पूछा था कौन सा स्थल पाकिस्तान में है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी यानी हड़प्पा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? 1935 का जो आपका अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1935, उसके बारे में ये स्टेटमेंट किया है एक कार के ऐसी कार के समान है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कोट की गई थी ऑप्शन नंबर ए यानी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके बारे में कहा था कि यह ऐसा अधिनियम है या उस कार के समान है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया, देशी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया, सभी राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना हुई, वर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। 1919 के बारे में ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। ध्यान रखना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत आपकी वर्ष 1909 के अधिनियम से मानी जाती है, लेकिन 1919 का जो अधिनियम है वहाँ पर जो है इस सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार करते हुए मुस्लिमों सहित सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों के लिए भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। तो साथ ही साथ यूरोपियंस को
वाणिज्यिक मंडल को, जमींदारों को भी विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये एक विस्तार था जो सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था शुरू हुई थी 1909 के अधिनियम द्वारा, तो उसका एक विस्तार कहा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 का अधिनियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसे आप बेसिकली कम्युनल अवार्ड भी कह सकते हैं, कम्युनल अवार्ड। तो यहाँ पर मैकडोनाल्ड, बाल्डविन, चैम्बरलिन या चर्चिल, तो आपको बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक अधिनिर्णय या सांप्रदायिक निर्णय, जिसे हम कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली जो कम्युनल अवार्ड था वो बांटो और राज करो की नीति पर आधारित था, जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में सीटें आरक्षित की गई थी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैकडोनाल्ड। ठीक है, जो मैकडोनाल्ड थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया था जब ये आया है। तो गांधी जी यरवदा जेल में थे और का अनशन पर बैठ गए। इसी कम्युनल अवार्ड के लिए बाद में गांधी और अंबेडकर के बीच में सितंबर 1932 में पूना पैक्ट भी हुआ है। ठीक है, तो पूना पैक्ट, जिसमें जो विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें थी, उनकी संख्या 71 से बढ़ा करके 148 कर दी गई थी। तो पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, कम्युनल अवार्ड को अवॉइड करने के लिए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, मैकडोनाल्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन या लिन-लिथगो कमीशन? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया? साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन या लिन-लिथगो कमीशन? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हंटर कमीशन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में है। यहाँ पर रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 बेसिकली 2 लोग थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर एक सभा बुलाई गई। सभा जो है चल रही थी, उसी बीच जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। 13 अप्रैल 1919 की डेट थी और इसका विरोध भारत में बड़े पैमाने पर किया गया। जितने भी हमारे बड़े लीडर थे, उन सारे लोगों ने इसका विरोध किया और इसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अक्टूबर 1919 में एक जांच कमेटी बैठाई, जिसमें कई सारे लोग जो है वो शामिल थे, भारतीय सदस्य भी थे, अंग्रेज भी थे। तो यहाँ पर हंटर कमीशन बना था, जो है जीसी हंटर की अध्यक्षता में, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। देन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, हंटर कमीशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बेसिकली आपकी ये बंगाल विभाजन की बात कर रहा है। तो स्वदेशी, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो या असहयोग? तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, ये सवाल पूछा है आपसे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वदेशी आंदोलन। आप जानते हैं कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया और जिसके विरोध स्वरूप भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। तो बंग भंग के विरोध स्वरूप 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। इसके तहत सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, उसकी होली भी जलाई गई और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव सर्वप्रथम दिया गया था वो के मित्रा यानी कृष्ण कुमार मित्र द्वारा दिया गया था। बंग भंग को वर्ष 1911 में स्थगित कर दिया जाता है
और 1912 में जो राजधानी थी उसको कलकत्ता से हस्तांतरित करके दिल्ली ले जाया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न होता है हमारा 11, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, 1/4, 1/3, 2/3 या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वहाँ पर उसके लगभग 70% भाग पर जल विद्यमान है, जिसमें 97% 70% भाग पर जल है। तो ये उसके 97% भाग पर महासागरीय जल है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2/3 भाग पर जो है पृथ्वी पर वो जल विद्यमान है, जबकि स्थल खंड का विस्तार जो है वो मात्र लगभग 29.8% या आप कह सकते हैं 1/3 भाग पर है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 2/3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का सर्वाधिक प्रतिशत है? यानी किस महाद्वीप का जो भाग सर्वाधिक भाग है वो क्या है? वो मैदानी है। ठीक है, तो यहाँ पर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो यूरोप महाद्वीप में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है उस महाद्वीप का, उसका जो अधिकांश भाग है वो क्या है कि मैदानी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो यूरोप और एशिया महाद्वीप हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और जो यूराल पर्वत है वो एशिया को यूरोप से जो है वो अलग करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यूरोप विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लातूर किस प्रांत में है? लातूर किस प्रांत में है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? ठीक है, तो यहाँ पर लातूर जो है वो आपका बेसिकली भूकंप की वजह से जो है चर्चा में रहता है। यहाँ पर 1993 में बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत भयंकर तबाही भी हुई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है लातूर का वो हो जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में या फिर उत्तराखंड में? तो आप जानते हैं जो हिमालय है उसकी बहुत सारी श्रेणियां हैं। धौलाधर है, महाभारत श्रेणी है, काराकोरम है, पीर पंजाल है। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है वो मध्य हिमालय की श्रेणी है, और इसका विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर में है। मध्य हिमालय में और कुछ प्रमुख श्रेणियां विद्यमान हैं, जैसे धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, नाग टीपा श्रेणी व महाभारत श्रेणी, इसका विस्तार आपको नेपाल में दिखाई देगा। जो मसूरी श्रेणी है वो कुमायूं के आसपास के क्षेत्रों में आपको दिखाई देगी, जो कि एक पर्यटन स्थल भी है। तो यहाँ पर जो पीर पंजाल है वो जम्मू कश्मीर में उसका विस्तार आपको दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। सबसे कम साक्षरता अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका वो हो जाएगा बिहार। बिहार में साक्षरता की जो दर है वो सबसे कम दिखाई देती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बिहार, जिसके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और राजधानी हो जाती है पटना। बिहार को गंगा नदी जो है वो 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में, बीचों बीच से। इवन पटना के बीचों बीच से आपकी
गंगा नदी जो है वो प्रवाहित होती आपको दिख जाएगी। कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक कहलाती है, क्योंकि वहाँ पर इस नदी की वजह से प्रत्येक वर्ष भीषण बाढ़ के कारण तबाही का सामना बिहार को करना पड़ता है। बिहार में ज़्यादातर माइग्रेंट्स वर्कर हैं जो बिहार से निकल करके देश के विभिन्न भागों में जा करके अपनी रोजी रोटी का जो है प्रबंध करते हैं। तो बिहार शैक्षणिक रूप से, साथ ही साथ इकोनॉमिकल रूप से पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता है। हालांकि रिसेंट के वर्षों में देखें तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट भी जो है आपकी बिहार में दिखाई देती है। देन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 16, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल, मनमोहन सिंह, पीबी नरसिम्हा राव। भारत में आर्थिक सुधार का जनक कौन है? यहाँ पर आपको जो राइट आंसर मिलेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के द्वारा ही 1991 में उदारीकरण की स्टार्टिंग की गई। 1991 में पीबी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री के पद पर तैनात थे मनमोहन जी, और इनके द्वारा ही एलपीजी रिफॉर्म, एलपीजी स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की शुरुआत जो है वो भारत में वर्ष 1991 से मानी जाती है, और इसकी शुरुआत मनमोहन जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 17, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः संबंधित है कृषि, विनिर्माण, सेवा या इनमें से कोई नहीं। छिपी बेरोजगारी या आप इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, जिसमें श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, शून्य दिखाई देती है, क्योंकि जितने श्रमिकों की आवश्यकता है काम के लिए वहाँ उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे होते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी जो है वो आपकी बेसिकली जो है वो कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है, ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई देती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस उत्पाद को हरित सोना यानी ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो आपको बताना है कि हरित सोना किसे कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांस। बांस के कई फायदे हैं। बांस बहुत तेजी से डेवलप होते हैं और एक बड़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बांस से कई सारी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, जैसे बांसुरी, डलिया, बांस के पंखे, फर्नीचर। साथ ही साथ बांस का जो सर्वाधिक प्रोडक्शन है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दिखाई देता है। जो 7 राज्य हैं आपके, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, यहाँ पर बांस की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा नेशनल बैम्बू मिशन की शुरुआत वर्ष 2017-18 में की गई थी, ताकि बांस की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांस। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि से है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दिस इज सकल, ठीक है, तो ये हो जाता है सकल आपका, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जनसंख्या, खाद्यान्न, प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सकल राष्ट्रीय जो हिंदू ग्रोथ रेट है उसका संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा वर्ष 1981 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो निम्न आर्थिक समृद्धि दर थी उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपका कि राष्ट्रपति को निम्न में से किस आधार पर महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार, असमर्थता, संविधान के अतिक्रमण पर, या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। सिद्ध कदाचार, असमर्थता, संविधान का अतिक्रमण या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति पर यदि आपको महाभियोग चलाना है तो फिर आपको क्या करना होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक मिनट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी, उपर्युक्त सभी नहीं, असमर्थता पर नहीं होता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, संविधान का यदि राष्ट्रपति अतिक्रमण करता है, उल्लंघन करता है, तभी उस पर आपका क्या होगा, महाभियोग चलाया जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अतिक्रमण पर। और जो इसके लिए आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 56(1)(b। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे और आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका होमवर्क हो जाता है। बाद में आपको इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। भारत सरकार के द्वारा हाल ही में किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? अभ्यास प्रश्न है कि भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है। तो आज की वीडियो सीरीज में कुल मिलाकर के 20 प्रश्न शामिल किए गए थे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर कमेंट किया है, सही आंसर किया है, ताकि आप अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर कर पाएं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी और पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी और आगामी एग्ज़ाम में जो भी हैं आपके, उसमें आप सफलता जरूर अर्जित करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कल की डेली क्विज क्लास में, जो कि आपकी 9 बजे लेकर मैं आता हूं। तो फिर मुलाकात होती है आपसे कल 9 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई जारी रखिए, ताकि आगामी एग्ज़ाम में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।